Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss Faraday's second law. Faraday ने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिए थे, फर्स्ट एंड सेकंड दो लॉ इसने दिए थे। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट लॉ को डिस्कस किया और उसके बाद हमने उसमें से कुछ फार्मूला थे जो डराइव किए थे, वो मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिए ताकि आप लोगों को ये आसानी हो जाए। नेक्स्ट हमने इसको न्यूमेरिकल में यूज़ करना है। उसमें से पहला हमने वेट निकालने के लिए कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल था उसके अंदर जो प्रोडक्ट बनते थे उन प्रोडक्ट का किस तरह से हमने वेट कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमने ये फार्मूला डिराइव किया था। ठीक है, वेट इज़ इक्वल टू मास इनटू करंट और टाइम डिवाइडेड बाय 96500 इंटू एन। एन हमारे पास एन फैक्टर, जिसको हम एन एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये जितने नंबर ऑफ़ मोल्स ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये उसको शो करता है। इसी डब्ल्यू से हमने इसको नंबर ऑफ़ मोल्स में कन्वर्ट किया। नंबर ऑफ़ मोल्स क्या आता है? मैस ओवर मोलर मैस। तो ये जो मैस है उसको हम इधर डब्ल्यू से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ़ मोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस वेट से एक फार्मूला हमारे पास ये डिराइव हो गया। सेकंड हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल सेम उसी से हमने डिराइव कर लिया। थर्ड हम फिर अगेन इस वेट को इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें, ये वेट इज़ इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500। अब इसमें जो एन फैक्टर है वो आपको नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जो इक्विवेलेंट वेट होता है हमारे पास वो मैस ओवर मॉलिक्यूलर मैस ओवर एन फैक्टर के इक्वल होता है। तो इस इक्वेशन में हमने मैस और एन को सेपरेट करके उसकी जगह क्या पुट कर दिया? इक्विवेलेंट वेट, और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। तो अगर हमने इसको इक्विवेलेंट वेट भी निकालना हो तो उसके लिहाज से भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड फार्मूला हो गया। अब ये जो हमारे पास वेट है ये, और इसको देखें इधर से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ मोल्स ये वाला पुट कर देंगे इसके अंदर, ये वाली चीज़ जो है, और इंटू इसको हम मॉलिक्यूलर मास से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वेट के इक्वल हो जाएगा। सेम वही चीज़ें हमने जस्ट इनको अरेंज किया हुआ है। ये शॉर्ट कह लें कि फार्मूले हमने एक दूसरे से डिराइव कर लिए। ये वेट था। अगर हमारे पास कोई गैस हो, जैसे कि हम एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं, वहाँ पे क्लोरीन गैस एक जगह पे प्रोड्यूस हो रही थी, ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, तो उस केस में हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जब हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स इंटू 22416 22.4 लीटर। लीटर में अगर हमने लेना है इसको तो 22.4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स अगेन हमारे पास वही नंबर ऑफ़ मोल्स किधर है? ये वाला फार्मूला। ठीक है, मतलब वॉल्यूम अगर है तो इसमें ये नंबर ऑफ़ मोल्स आई इंटू टी ओवर एन 9650 इंटू एन एफ, फिर इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 22.4 से। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला आ जाएगा। ये कुछ फार्मूला इससे ड्राइव हो गए। अब नेक्स्ट हम फैराडे सेकंड लॉ जो है उसको देखेंगे, उससे भी हमें एक फार्मूला मिलेगा, और फिर नेक्स्ट कुछ हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। फैराडे जो सेकंड लॉ है उसको किस तरह से हम डिफ़ाइन करेंगे? व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास्ड, जब हम किसी सेल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी सेम पास कराते हैं, मतलब करंट वगैरह सेम टाइम में, मतलब टाइम भी सेम होगा, करंट भी सेम होगा, तो क्या होता है? सॉल्यूशंस के अंदर से हम पास कराते हैं ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज़। अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और उनके अंदर से हम लाइट जो करंट है वो सेम पास करवाएं, तो तब क्या होगा? उसके अंदर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उनका वेट जो है वो इक्वल होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है, किस तरह से हम इसको समझें? ये हमारे पास एक सेल है। फर्स्ट लॉ में हमने सिर्फ एक सिंगल सेल की बात की थी। यहाँ पे हमारे पास एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है,
ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। देखें ये यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रोड कनेक्टेड हैं, यहाँ से ये वाले दोनों इलेक्ट्रोड कनेक्टेड हैं। तो दो सेल आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। अब हम इसमें से सेम करंट पास करवाते हैं सेम टाइम के लिए। जब उसमें हम सेम करंट पास करवाएंगे दो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड हों, तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे उसका जो वेट हम निकालते हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उन प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है, ये फैराडेज सेकंड लॉ है। अच्छा, अब इसमें देखें ये एक सेल था हमारे पास, ये फर्स्ट सेल है हमारे पास, ये सेकंड सेल है। इसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। इसी तरह से इसमें भी एनोड और कैथोड होगा। अब ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। ये इस तरह से बाहर बैटरी से कनेक्ट करते हुए दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अब ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये नेगेटिव टर्मिनल है तो इसका मतलब ये नेगेटिव कैथोड है। अब नेगेटिव कैथोड कौन सा होता है, जिसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, इसको हम कैथोड बोलते हैं। और यहाँ से ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये क्या है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में कौन सा होता है, एनोड। एनोड पॉजिटिव होता है। अब अगर ये एनोड है तो ये क्या होगा, ये कैथोड हो जाएगा। ये कैथोड है, ये क्या हो जाएगा, ये एनोड हो जाएगा। इस तरह से आपस में ये सेल कनेक्ट होगा। अब इसको कनेक्ट कर दिया, इसमें से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए। अब उन प्रोडक्ट का वो कहता है कि वेट जो है वो इक्विवेलेंट, वो उसके इक्वल है या प्रोपोर्शनल है टू इक्विवेलेंट वेट के। उसको हम एक इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, W1 डिवाइडेड बाई W2 इज़ इक्वल टू E1 जो इक्विवेलेंट वेट है पहले सेल का, वो डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड सेल। अब जब हम कह रहे हैं कि उसके प्रोडक्ट का जो वेट है वो प्रोपोर्शनल है अपने इक्विवेलेंट वेट के, तो देखें ये W1 और इसके सामने क्या है, इक्विवेलेंट वेट E1, ये W2 और ये इक्विवेलेंट वेट E2। ठीक है, इस तरह से इसका मतलब ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। ये हमने इसकी रेशो की फॉर्म में ले ली है दो सेल की। अब ये किस तरह से प्रोपोर्शनल है इसको हमने प्रूव करना है। प्रूव करेंगे कि ये वाकई बात ठीक है ये नहीं ठीक। इसके लिए हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करेंगे। जो हम कहते हैं कि हमने दो सेल कंस्ट्रक्ट करने हैं, उनमें से एक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है हम ले लेते हैं AgNO3, एक्वस सोल्यूशन है इसका। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड हैं वो दोनों हम यूज़ कर रहे हैं सिल्वर के। ठीक है, फर्स्ट सेल में हमने AgNO3 का सोल्यूशन लिया, एक्वस सोल्यूशन लिया, और इसके इलेक्ट्रोड जो है वो सिल्वर के बने हुए हैं। सेकेंड सेल के अंदर हमने अपना कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लिया और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर के बने हुए हैं। वो फिर इसको हमने इलेक्ट्रोड को इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, इनको बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया। अगेन ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये हमारे पास कैथोड होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये एनोड होगा। अगर ये एनोड है तो ये हमारे पास कैथोड होगा इस सेल का। अगर ये इस सेल का कैथोड है तो ये इस सेल का क्या होगा, एनोड होगा। ठीक है, अब इसके अंदर इस सेल के अंदर कौन से रिएक्शन होते हैं और इस सेल के अंदर कौन से रिएक्शन, जो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी तो कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे और इसमें कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो हम देखते हैं। वो अगेन हम वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को यूज़ करते हुए देखेंगे। अब जो कॉपर सल्फेट है ये हम अपने लास्ट लेक्चर में देख चुके थे कि जब हम ये यूज़ करते हैं और कॉपर का जब इलेक्ट्रोड होता है तो उसके ऊपर क्या प्रोड्यूस होता है। मैं अगेन उसको नेक्स्ट रिपीट कर देती हूँ, लेकिन पहले हम सिल्वर की बात करेंगे। अब यहाँ पे मैंने सेल ए और सेल बी दोनों लिख दिए। सेल ए के अंदर एनोड है और कैथोड है। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होनी है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होनी है। तो एनोड की तरफ जो है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम कहते हैं इसमें नेगेटिव स्पीशीज़ जाएंगी उस साइड पे। तो नाइट्रेट आइन जाएगा, वाटर भी होगा क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है, और सिल्वर का तो वैसे ही इलेक्ट्रोड है तो वो तो होगा ही। अब हमने इसमें देखना है कि किसकी ऑक्सीडेशन होगी। अगेन हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को यूज़ करेंगे तो हमें वहाँ से पता चला कि सिल्वर की ऑक्सीडेशन होगी क्योंकि इसकी लोएस्ट इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है इनके कंपैरिजन में। ठीक है, आपने इनके कंपैरिजन में देख रहे हैं कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है। तो इनके कंपैरिजन पे हमें पता चला कि हमारा सिल्वर जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, इसलिए ये सिल्वर जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। जब हम कैथोड की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ से ये स्पीशीज़ होती हैं, तो वहाँ पे हम जब रिडक्शन पोटेंशियल किसका हाई होगा वो देखते हैं तो वहाँ पे सिल्वर का ही होता है।
तो यहाँ पे इसका मतलब है कि सिल्वर ही रिड्यूस होगा। तो सिल्वर यहाँ से ऑक्सीडाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इनका लॉस हो रहा है, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज़ होके सिल्वर मेटल बनाएंगे। तो अब सेल ए के अंदर प्रोडक्ट हमारा क्या है, सिल्वर मेटल प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह से सेल बी में देखें तो हमने लास्ट लेक्चर में इसका डिस्कस किया है कि कॉपर ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर ही रिड्यूस होगा। इसका मतलब है सेल बी के अंदर कॉपर मेटल प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। जो हमने एक जनरल फार्मूला निकाला था उसमें हम कहते हैं कि वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर, ठीक है, इन दोनों की रेशो इज़ इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ये फार्मूला इस तरह से है। अब हमारे पास अगर हम बात करें वेट किसके इक्वल होता है, फैराडेज के फर्स्ट लॉ में याद करें कि हमने वेट का फार्मूला क्या पढ़ा था, अभी भी हमने उसको रिवाइज़ किया लेक्चर के स्टार्ट में। ये हमारे पास वेट का है, लेकिन यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं कि ये वेट है सिल्वर का और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है सिल्वर का। हमने वो वाला फार्मूला यूज़ करना है जिसके अंदर इक्विवेलेंट वेट आएगा। ये हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ठीक है, सेकंड हम इसी तरह से कहते हैं कि कॉपर का वेट है और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। बाकी ये जो आई इंटू टी, करंट तो सेम था और टाइम भी सेम था, इसका मतलब इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो कि दोनों सेल के लिए हमने बात की थी कि करंट और टाइम सेम होगा। फैराडे सेकंड लॉ यही तो है, तो ये सेम रहेगा। हमने इसको इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दिया। फिर इनको जैसे ये डब्ल्यू जो ए जी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू कॉपर या वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर, तो इसके लिहाज से अब हमने इसकी रेशो इसी तरह से इनका जो वेट है वो पुट कर देना है। अब इसको हमने इसकी जगह ये इसका जो ये वाली चीज़ थी वो पुट कर दी, कॉपर का जो वेट था उसको हमने जब इससे डिवाइड किया। अब आप देखें कि जब कोई चीज़ डिवाइड होती है और उसको मल्टीप्लाई करें तो वो फिर रिवर्स हो जाती है, ऊपर वाली चीज़ें जो होती हैं वो नीचे चली जाती है और नीचे वाली ऊपर। ये मैथ के रूल तो आप लोगों को पता ही होगा। अब इसमें हमारे पास ये आपस में कैंसिल हो गए, करंट और टाइम सेम था, ये आपस में कैंसिल हो गए। अब देखें यहाँ पे ऊपर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर आ गया। अब देखें यहाँ पे ये इक्वेशन आई हमारे पास, वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, या फिर वेट ऑफ सिल्वर इज़ प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, वेट ऑफ कॉपर इज़ प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास फैराडे सेकंड लॉ जो है वो प्रूफ इसका हमें मिल गया कि वो सही कहता है कि जब हम सेम करंट पास करवाते हैं तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो अपने इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब कुछ फार्मूलाज अगेन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये नंबर ऑफ़ मोल्स फर्स्ट लॉ से आया हमारे पास, और ये भी हमारे पास फर्स्ट लॉ से आया, ये वॉल्यूम भी हमने फर्स्ट लॉ से किया। अब ये थोड़ा सा मैंने डिस्कस नहीं किया, ये भी हमारे पास फर्स्ट लॉ से आता है। ये वाला जो ये एन फैक्टर भी, ये एक ही फार्मूले को घुमा के सारी चीज़ें बात की हुई हैं। देखो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर, एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर, इस तरह से है। जब ये इस तरह से है तो हम क्या कहते हैं, ये देखें इसको हम लिख सकते हैं ना, ये जो लिखा हुआ है ये हम ए के लिए बात तो कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो होते हैं वे कैथोड भी होते हैं, एनोड भी होते हैं, तो हम दोनों की बात कर रहे होते हैं कि उसके ऊपर जो भी नंबर ऑफ़ मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर सपोज़ मैं कहती हूँ कि हम बात करें नंबर ऑफ़ मोल्स प्रोड्यूस कैथोड के लिए, तो वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ एन फैक्टर ऑफ कैथोड। अगर हम नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ एनोड की बात करते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन फैक्टर ऑफ एनोड। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, मतलब एन सी ओवर एन ए कर दें, इस तरह से इनकी रेशो ले लें, तो इनके एन फैक्टर क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे के इन्वर्स। देखो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये इन्वर्स हो गया क्योंकि इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो इससे आप ये फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड लॉ से हमने ये वाला फार्मूला ड्राइव किया, W1 ओवर W2 इज़ इक्वल टू E1 ओवर E2। ठीक है, ये कुछ फार्मूले थे जो कि हमने यहाँ से ड्राइव किए। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं।
एग्जाम्पल देखने से पहले ये मैंने कुछ जो है एलिमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, आइंस लिखे हुए हैं, जिनके एन फैक्टर मैंने लिखे हुए हैं। एन फैक्टर के उसमें वहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये कॉमन जो यूज़ हो रहे हैं, सोडियम है उसका 1 होता है क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होता है। पोटाशियम का 1 होता है, कैल्शियम का 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं, लिथियम 1, मैग्नीशियम का 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्लोराइड जो होता है वो तो 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिलीज़ करेगा, लेकिन यहाँ पे उससे Cl2 बनता है, एक क्लोराइड से Cl2 बनता है, ठीक है। तो उसके लिए एक के लिए तो 1 होगा, 2 के लिए क्या होगा, 2 होंगी, तो Cl2 का जो एन फैक्टर है वो 2 होगा, ये आपने याद रखना है। हाइड्रोजन के लिए भी 2 होता है, ऑक्सीजन के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए 2 होता है, ठीक है, 2 के लिए क्या होगा, 4। तो हम कहते हैं कि इसका क्या होगा, एन फैक्टर 4 होगा, ठीक है। ये मैंने एक ऑक्सीजन के लिए लिखा है 2, 2 O2 के लिए, ऑक्सीजन एटम के लिए 1, ये 2, और ऑक्सीजन मालिक्यूल के लिए 4 होगा, ये इसका एन फैक्टर है। ये आप लोगों ने थोड़ा सा याद कर लें या ध्यान में रख लें। अच्छा, ये एग्जांपल है हमारे पास कि 1 एम्पेयर करंट is passing through electrolytic cell in which molten NaCl is electrolyzed. If time is equal to 965 second, then find out weight of metal at cathode and volume of gas at anode at STP. अब आपने मोल्टन NaCl की एग्जाम्पल पढ़ी थी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जिस सेल की बात की जा रही है उसके एनोड पे क्या प्रोड्यूस होगा और उसके कैथोड पे क्या प्रोड्यूस होगा। अगर आप लोगों को ये पता होगा कि कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो तब ही हम उनका वेट या वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमने मोल्टन NaCl की बात की थी तो हमने देखा था कि एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही थी क्लोराइड आयन से, उसकी ऑक्सीडेशन से, और कैथोड के ऊपर सोडियम मेटल प्रोड्यूस हो रही थी, वहाँ पे उसकी रिडक्शन हो रही थी। ये मैंने हाफ सेल एनोड का लिखा हुआ है और ये मैंने हाफ सेल कैथोड के लिहाज से लिखा है, और ये फुल सेल कंबाइन करके मैंने लिखा है, ठीक है। अब हमारे पास हमने वेट अगर निकालना है, अब ये तो क्लोरीन जो है इसका वेट तो नहीं होगा, इसका हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। सोडियम मेटल है तो इसका हम क्या निकालेंगे, वेट। तो वेट का फार्मूला हमारे पास क्या था, वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल थे, I इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500 इंटू एन फैक्टर। मोलर मास कितना होता है सोडियम का, 23 ग्राम। अब हमारे पास करंट कितना है, 1 एम्पेयर, ये लिखें, ये फर्स्ट स्टार्ट में लिखा हुआ है, और टाइम हमारे पास 965, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फैराडे कांस्टेंट होता है, इंटू एन फैक्टर सोडियम का कितना था, 1, वो हमने पुट कर दिया, इंटू 23 ग्राम इसका एटॉमिक मास हो गया। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो आंसर हमारे पास है 0.23 ग्राम। ये वो सोडियम मेटल है जो कि प्रोड्यूस हो रही है, इतने ग्राम, ठीक है। द सेकेंड हमारे पास एनोड पे ऊपर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो क्लोरीन गैस की हमने उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो हमने वॉल्यूम के लिए पढ़ा था, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स अगेन I इंटू टी, I 1 एम्पेयर, टी हमारे पास 965, ये 96500, ये हमारे पास वो कॉन्स्टेंट की वैल्यू, और ये 2, एक Cl2 के लिए मैंने कहा था कितना इन फैक्टर होता है, 2, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया इंटू 22.4। जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0.112 लीटर। तो ये वॉल्यूम है क्लोरीन गैस का जो कि एनोड के ऊपर प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। कैथोड पे जो सोडियम थी उसका हमने वेट कैलकुलेट कर लिया और वो मेटल थी, जबकि एनोड के ऊपर गैस प्रोड्यूस हो रही थी तो हमने उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। वेट हम कर सकते हैं, वॉल्यूम कर सकते हैं। अगर हमें कोई पूछा जाए कि किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सेम इसी सेल के अंदर, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, वो कहता है कि अननोन कम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम एक्वस सोल्यूशन है उसका। तो क्रोमियम इज़ इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय 3 एम्पेयर फॉर 1 आवर। करंट हमारे पास 3 एम्पेयर है, टाइम हमारे पास 1 आवर है। दिस प्रोड्यूस 1.94 ग्राम ऑफ क्रोमियम मेटल एट कैथोड। अब हमारे पास अननोन कम्प्लेक्स है, अननोन सोल्यूशन है क्रोमियम का। अब हमें नहीं पता उस क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है,
सिर्फ उसने हमें करंट दे दिया, टाइम दे दिया, कितनी ग्राम क्रोमियम प्रोड्यूस हो रही है वो दे दिया, और उसने कहा है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो क्रोमियम की। ठीक है, तो अब हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास देखें अगेन वही फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू आई इंटू टी एंड 96500 इंटू एन फैक्टर। अब एन फैक्टर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ये ऑक्सीडेशन स्टेट ही तो होती है। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन को एन फैक्टर के लिहाज से अरेंज कर लेना है, कर लिया। अभी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स थे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, अब इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास एन फैक्टर के लिए ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब उन फार्मूला में ये फार्मूला भी एक मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एन फैक्टर के लिहाज से जब इक्वेशन आ गई, करंट हमारे पास है 3 एम्पियर, टाइम हमारे पास क्या है 1 और, जहाँ पे और होगा उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है हर हाल में। तो सेकंड में इसको 60 इंटू 60 करेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट होगा, तो ये 60 इंटू 60 वहीं से आया। इंटू मोलर मास ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का मोलर मास या एटॉमिक मास कितना होता है 52, और 96500 ये फार्मूले से आ गया, और मास हमारे पास ये देखें 1.94 ग्राम जो कि प्रोड्यूस हो रहा था वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आंसर हमारा आया 2.99 जो कि नियरली इक्वल है 3 के। तो हम कहते हैं कि इस सेल के अंदर क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 पॉजिटिव होगी। ठीक है, कोई ऐसा इसका सोल्यूशन, ऐसा इसका सॉल्ट या ऐसा कोई वो इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसके अंदर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव होगी। देखिए सेम फार्मूले से हमने वॉल्यूम निकाला, सेम फार्मूले को यूज़ करते हुए थोड़ा बहुत अरेंज करके वेट निकाला, और सेम को ही यूज़ करते हुए हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की। ठीक है, इस तरह से कुछ इसके न्यूमेरिकल हो गए। यहाँ तक हमने अपना इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है उसको कंप्लीट कर लिया। सेकंड टाइप हमारे पास थी गैल्वेनिक सेल की, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी फर्स्ट लेक्चर में कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट से किस तरह से डिफरेंट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में जहाँ पे हमने पढ़ा था कि हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए केमिकल रिएक्शंस करते हैं। अब आपने देख भी लिया कि हमने एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दे रहे थे या इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे थे, तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास रिएक्शन होके हमें प्रोडक्ट मिल रहे थे। ठीक है, और उनकी क्वांटिटी भी हमने मेजर की कि कितने मिल रहे हैं। अब गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या हमने करना है, केमिकल एनर्जी को यूज़ करना है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, रिएक्शंस करने हैं, और उसके रिज़ल्ट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। इट मीन्स कि हमारे पास जो इनपुट है वो केमिकल एनर्जी है, आउटपुट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन करवाने के रिज़ल्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। गैल्वेनिक सेल हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस होता था। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब खुद नहीं हो सकता, इसीलिए तो हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। जबकि गैल्वेनिक सेल जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है उसमें, इट मीन्स कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, हमें कोई भी एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो खुद रिएक्शन होके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसको हम मज़ीद यूज़ कर सकते हैं। अगर ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है तो इसका मतलब है कि इसकी डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव है इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो अपनी ही एनर्जी यूज़ कर रहा है, बाहर से कोई एनर्जी नहीं ले रहा। ठीक है, तो ये कुछ इसमें इंट्रोडक्शन था गैल्वेनिक सेल का। साथ साथ मैंने इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ भी कंपेयर किया। अगर आप लोग ये चीज़ें याद रख लेते हो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या डिफरेंस है, तो कोई भी मसला नहीं होगा। आराम से बार बार मैं चीज़ें रिपीट कर रही हूँ, वो मैंने बताया था नॉन स्पॉन्टेनियस किस तरह से था, तो इसकी रीज़न भी प्रॉपर बताई थी। यहाँ पे अगेन डिस्कस करूँगी, अगर गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस है तो वो किस तरह से है, किस तरह से ऑटोमेटिकली खुद ही ये रिएक्शन हो रहे हैं, हमें एनर्जी बाहर से क्यों नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले तो हमें ये देखना है कि गैल्वेनिक सेल जो है
किस तरह से उसका पता चला, ये किस तरह से डिस्कवर हुआ, या हमें कैसे पता चला कि कोई ऐसा सेल भी होता है जिसके रिज़ल्ट में हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवा सकते हैं या हमें कोई एनर्जी मिलती है। तो इसके लिए देखें, एक किसी साइंटिस्ट ने क्या किया, एक सेल लिया, उसके अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन यहाँ पे पुट कर दिया। उसके अंदर उसने जिंक रॉड को डिप कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है जो कॉपर सल्फेट होता है उसका कलर ब्लू होता है जब हम उसका सोल्यूशन बनाते हैं। आप लोगों ने ऑब्ज़र्व भी किया होगा, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में है यहाँ पे। तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होगा जब हम उसका सोल्यूशन बनाएंगे ब्लू इन कलर होगा। ठीक है, इसके अंदर हमने कर दिया जिंक रॉड डिप। अब कुछ टाइम के बाद हमने देखा, ये ऑब्ज़र्व किया कि ये जो हमने इसके अंदर डिप किया था, तो ये सेल क्या हो गया, ये सेल था, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट था, इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रोड था या जिंक रॉड हमने डिप किया था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गया। इस तरह से ना थोड़ा सा श्रिंक होना शुरू हो गया, ख़त्म होना शुरू हो गया। ठीक है, और साथ में हमने देखा बॉटम पे यहाँ पे कुछ प्रेसिपिटेट है, चेंजेस हुई उसमें। कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ कॉपर सल्फेट जो इलेक्ट्रोलाइट था उसके अंदर जिंक का रॉड हमने रख दिया। वो जब हमने रखा तो कुछ देर के बाद हमें ये चेंजेस हमने ऑब्ज़र्व किए। अब कौन कौन सी इसको हम कर लेते हैं, कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन हमने देखे। एक तो ये कि जो वेट ऑफ जिंक रॉड है वो डिक्रीज़ हो रहा था, क्योंकि जिंक जो है जब कंज्यूम हो रहा है तो हमने देखा कि जिंक रॉड का वेट डिक्रीज़ हो रहा है। सेकेंड हम ऑब्जर्वेशन हमने देखी, जो ब्लू कलर था सोल्यूशन का वो डिसअपियर हो रहा है कुछ देर के बाद। अब जो सोल्यूशन का ब्लू कलर था वो भी वहाँ पे नहीं रहा। थर्ड चीज़ हमने देखी कि रेडिश ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट वहाँ पे पाए जा रहे हैं बॉटम पे। ये जो मैंने कहे, ये रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट हमें नज़र आए। फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमने ये देखी कि उस सेल का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, ये 4 ऑब्जर्वेशन हमने देखी। अब 4 ऑब्जर्वेशन ये क्यों आई, क्या चीज़ हो रही थी कि हमें ये चीज़ें मिली। फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। उसने कहा कि जिंक का जो रॉड है वो उसका वेट डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो जिंक जो है वो न्यूट्रल से 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है। तो जिंक हमारे पास जिंक आयन में जब कन्वर्ट होता है 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज़ कर रहा है। तो ये रिलीज़ करने के बाद हमारे पास ये मूव कर रहा है इधर सॉल्यूशन में। जिंक जो है जिंक आयन में कन्वर्ट होके सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए, वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर यहाँ पे गेन करता है और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन से कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जिंक कंज्यूम हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो वेट ऑफ जिंक जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, जब वेट ऑफ जिंक रिड्यूस होके जिंक जो है रिड्यूस होके आयन जो है सोल्यूशन में जा रहे हैं और वहाँ से कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो क्या होगा, उस सोल्यूशन का कलर जो है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की वजह से था, अब कॉपर 2 पॉजिटिव आयन तो वहाँ से ख़त्म हो रहे हैं, तो वो ब्लू कलर भी डिसअपियर हो गया। ठीक है, जो कि 2 पॉजिटिव आयन की वजह से ब्लू कलर था, अब 2 पॉजिटिव आयन ही नहीं रहे, वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो उसका ब्लू कलर भी डिसअपियर हो जाएगा। थर्ड जो ऑब्जर्वेशन थी, रेडिश ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट, अब जो कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रही है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में वहाँ पे जमा हो रही है सेल के अंदर। फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो थी वो टेम्परेचर था। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि हमारे पास इस रिएक्शन के रिज़ल्ट में एक एनर्जी रिलीज़ हो रही है, वो एनर्जी उस एनर्जी की वजह से उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। वो एनर्जी हमारे पास हीट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ हो रही है, हीट एनर्जी की फॉर्म में। अच्छा जी, तो हम देख रहे हैं इसमें कि इसमें से हीट एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है।
तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये जो एनर्जी हमारे पास रिलीज़ हो रही है, अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर नहीं है सिस्टम, ये यहाँ से एनर्जी अगर रिलीज़ हो रही है तो यहाँ से वो एनर्जी रिलीज़ होकर ज़ाया ही तो हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसको किसी यूज़फुल चीज़ के लिए या कोई इससे हम कोई अच्छा सा काम ले सकें इस एनर्जी से। हम इस एनर्जी को ज़ाया जो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी इस वजह से फिर जब उन्होंने ये एनर्जी को यूज़ करने का सोचा तो इससे हमारे पास गैल्वेनिक सेल की जो डिस्कवरी हुई थी या उसको इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास, उन्होंने इसको एक प्रॉपर सेल में कन्वर्ट किया ताकि जो एनर्जी वहाँ से रिलीज़ हो उसको किसी काम में हम इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए उन्होंने क्या किया, हमारे पास इस तरह से 2 सेल ले लिए, इस तरह से 2 सेल ले लिए, ठीक है। यहाँ पे ये एक सेल लिया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड को डिप किया, ये दूसरा सेल लिया, उसके अंदर दूसरे इलेक्ट्रोड को डिप किया, ठीक है। अब जब इस दोनों को डिप कर दिया, अब हमारे पास क्या है, एक के अंदर उसने ले लिया सोल्यूशन जिंक सल्फेट का, एक्वस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, और इलेक्ट्रोड कौन सा लिया, जिंक रोड लिया। इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है और इलेक्ट्रोड कौन सा लिया, जिंक रॉड। दूसरे सेल के अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया और रॉड इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ किया, कॉपर रॉड, ठीक है। 2 सेल इस तरह से उन्होंने इसको ले लिए। उसके बाद इन्होंने इसको क्या किया, इसके बाद इन्होंने इसको देखें, यहाँ पे हमारे पास एक इसको आउटर सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ये देखें, यहाँ से इस इलेक्ट्रोड को और इसको यहाँ पे दरमियान में इन्होंने कोई चीज़ रख दी। वो क्या है, वो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस कोई रख दिया, कोई बल्ब वगैरह रख दिया। सपोज़ आप यहाँ पे बल्ब लगा लो, ठीक है, या फिर वोल्ट मीटर लगा दो जिससे हमें पता चल जाएगी यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। सपोज़ उन्होंने बल्ब लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, और ये दोनों सेल आपस में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब इसके अंदर रिएक्शंस क्या होंगे वो हमने देखने हैं। अब आपका यहाँ पे पहले तो एक क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है कि हमने इनको एक ही सेल के अंदर क्यों नहीं प्लेस किया दोनों इलेक्ट्रोड को। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो हम एक में ही देख रहे थे ना, तो हमने इन दोनों को अलग अलग सेल में क्यों रखा। देखो, जब हम ऊपर बात कर रहे हैं कि हमने एक ही सेल के अंदर जिंक इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया तो क्या हुआ, वहीं पे जिंक जो है वो कंज्यूम हो रहा है, वहीं पे कॉपर जो है वो रिड्यूस होकर कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है और सिंपली वहाँ पे क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और रिलीज़ हो रही है, एक में वो काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे था इस एनर्जी को किसी यूज़फुल चीज़ के लिए यूज़ करना। तो जब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जाते हुए, तो हमने उसके दरमियान में एक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस रख देना है ताकि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो वो उसको यूज़ कर ले। सपोज़ हमने कहा कि यहाँ पे हम बल्ब रख रहे हैं, तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है ना, तो इसलिए हमने इनको 2 अलग अलग सेल में रख के एक किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जिंक सल्फेट का लाइट यूज़ कर रहे हैं और जिंक रॉड है। हमने कहा था कि जो जिंक है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीडाइज होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। अब जिंक हमारे पास ऑक्सीडाइज होके Zn2 पॉजिटिव बनाता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। जिंक ऑक्सीडाइज होके जिंक आयन सॉल्यूशन की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट होते हैं तो ये यहाँ से बाहर को मूव करना शुरू कर देते हैं। ये एरो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को शो कर रहा है। अब इसमें बड़ी मज़े की चीज़ देखें कि जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए, इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो आना शुरू हो गया, जिंक आयन सॉल्यूशन के अंदर चले गए, तो अब हमारे पास इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव। अब ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड पे होती है, एनोड के ऊपर।
इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रोड हमारा एनोड है। लेकिन अब देखें इसके अंदर नेगेटिव साइन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड के ऊपर पॉजिटिव साइन था। गैल्वेनिक सेल इसके रिवर्स है। एनोड वो होता है, ये बात तो हमेशा सही रहेगी कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, कैथोड के ऊपर रिडक्शन। अब यहाँ पे एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हुई, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, वो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो गए, तो उसकी वजह से उस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब है गैल्वेनिक सेल में एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं। यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करना शुरू हुए, जब ये इधर से पास करेंगे यहाँ से बल्ब रोशन हो जाएगा। इधर से मूव करते करते इधर जाना शुरू हो जाएंगे, इसमें आएंगे। यहाँ पे कॉपर क्या होगा, वही 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कॉपर मेटल में जब वो कन्वर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ से हमारे पास ये कॉपर 2 पॉजिटिव जो आयन है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाना शुरू हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रोड पे। उसकी वजह से हम कहते हैं कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। चूँकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है तो ये हमारे पास क्या होगा, कैथोड होगा। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन ये चीज़ हमेशा रहेगी कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, कैथोड के ऊपर रिडक्शन। चार्जेस डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, यहाँ से उधर जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, कॉपर ने वही इलेक्ट्रॉन लेके, कॉपर वहाँ पे रिड्यूस हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, हमने उसको यूज़ किया। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यहाँ पे यूज़ करते हुए हमने उसको चेक कर लिया कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हो रही है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद उन्होंने ये देखा कि ये रिएक्शन स्टॉप हो गया। वहाँ पे अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट नहीं हो रही, ये बल्ब जो था ये रोशन ही नहीं हो रहा। इसकी क्या रीज़न थी कि पहले तो वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद वहाँ पे लाइट जो है वो ऑफ हो गई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही नहीं हो रही। तो उसमें ये प्रॉब्लम हुई हमारे पास कि जैसे ही हम कहते हैं कि यहाँ से जिंक जो है इधर सोल्यूशन में 2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में सोल्यूशन में जाना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना शुरू हो गए हैं, और इधर से क्या हुआ, हमारे पास कॉपर जो है वो रिड्यूस होकर कॉपर मेटल में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो अब इन दोनों में कंसंट्रेशन चेक करें, पॉजिटिव स्पीशी की और नेगेटिव स्पीशी की। पहले इस सेल की बात करते हैं। इसमें जब जिंक जो है, जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में सोल्यूशन में जा रहा है, वहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव आयन भी थे, सल्फेट आयन भी थे। अब दोबारा से जैसे ही ऑक्सीडेशन हुई, इलेक्ट्रोड से भी जिंक आयन सोल्यूशन में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन क्या है, इंक्रीज़ हो रही है। तो हम कहते हैं जिंक 2 पॉजिटिव आयन इस सेल में अब बढ़ता जा रहा है सल्फेट आयन के साथ, उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, जब दूसरी तरफ आते हैं तो हमने देखा कि कॉपर जो है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन वो कन्वर्ट हो रहे हैं कॉपर मेटल में। तो इसका मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है। तो हम कहते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन सल्फेट आयन की कंसनट्रेशन से कम है। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव आयन ज़्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन ज़्यादा है। जब ये सेल प्रोसेस करना अपना शुरू हुआ, तो जब यहाँ पे पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, यहाँ पे नेगेटिव की, अब देखें ये तो खुद पॉजिटिव आयन की यहाँ पे कंसनट्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, तो जो ये वाले इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे, क्या ये बाहर फ्लो कर पाएंगे? ये पॉजिटिव चार्ज इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा? करेगा, ऑब्वियसली करेगा। जो जिंक जो सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयन है वो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे, ये सर्किट से बाहर मूव ही नहीं कर सकेंगे। सपोज़ कि अगर ये मूव कर भी जाते हैं, कुछ ना कुछ इसके कह लें 2 से 3 जो है इलेक्ट्रॉन वो मूव कर रहे हैं, यहाँ से इधर आ गए, तो इधर तो नेगेटिव चार्ज पहले ही डिपॉजिट हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो वो इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है,
पहली बात तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि जो पॉजिटिव स्पीशीज़ है वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहेगी। अगर मूव कर भी जाए तो आगे भी नेगेटिव है इधर, तो वो नेगेटिव को रिपेल करेगा। इसलिए ये जो हमारा सेल है वो काम करना स्टॉप कर देता है, और जो हमारी लाइट है वो ऑफ हो जाती है। ये दूसरी सेंस में वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही थी अब वो वहाँ पे स्टॉप हो गई है, सेल जो है काम करना छोड़ गया है। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, इसका सलूशन क्या है। ठीक है, अब इसको हम दूसरे सेंस में ये बात भी कर सकते हैं कि उनकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी थी ना सेल के अंदर वो ख़त्म हो गई है। एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया, दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया, जबकि पहले वो न्यूट्रल था कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज़ इक्वल थी। लेकिन अब एक साइड पे पॉजिटिव ज़्यादा, एक साइड पे नेगेटिव, तो उनकी जो न्यूट्रलिटी थी वो ख़त्म हो गई है। तो हमें सेल को काम करते रहने के लिए उसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना ज़रूरी है। अब उसको हम किस तरह से मेंटेन करेंगे, उसके लिए उन्होंने सोचा कि हम यूज़ करते हैं साल्ट ब्रिज को। सेम सेल वैसे ही कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, सेम वैसे ही है सारा, सिर्फ हमने क्या करना है वहाँ पे हमने एक साल्ट ब्रिज यूज़ कर लेना है। साल्ट ब्रिज क्या है, हमारे पास एक इस तरह से यू शेप की एक ट्यूब है, इस तरह से इसकी दोनों एंड्स इस तरह से होते हैं। यू शेप की ट्यूब है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट हमने फिल किया होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वो होता है कि जो कि रिएक्ट ना करे, और अगर रिएक्ट करता भी है तो वो उसको इफ़ेक्ट ना करे सॉल्यूशन को। अब यहाँ पे हम वो यूज़ करते हैं KCl। अब वो जो KCl हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना है इस यू ट्यूब के अंदर, उसको हम कहते हैं कि हमने लेना है जेल की फॉर्म में। ठीक है, एक जेली की फॉर्म में होना चाहिए उसको, तो हम उसके अंदर वो फिल कर देते हैं। हम KCl जो जेली की फॉर्म में एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है वो उस ट्यूब के अंदर फिल कर देते हैं, और वो ट्यूब जो है हम इस तरह से दोनों सेल के अंदर फिट कर देते हैं। ठीक है, अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, ये पूरा सेल वैसे ही कंस्ट्रक्ट है, मैंने फुल ड्रा नहीं किया हुआ, आपको पता होना चाहिए। इस तरह से हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रोड कनेक्टेड हैं। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है डिपॉजिट होगा, जिंक जो है आयन इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, वहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस होना शुरू होता है, तो फ़ौरन से इस ट्यूब के अंदर से जो नेगेटिव आयन है, जैसे कि क्लोराइड आयन, KCl यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसमें से क्लोराइड आयन ही नेगेटिव स्पीशी होगी ना, वो इस सॉल्यूशन के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सपोज अब अगर उसमें 2 पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है तो 2 क्लोराइड आयन फ़ौरन से ट्यूब से सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे, उसकी न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट नहीं होगा। ठीक है, अगर इस साइड पे नेगेटिव आयन जो है, ये नेगेटिव आयन इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा तो जो पोटाशियम है वो इधर से इसके अंदर मूव करना शुरू कर देगा। इससे भी अगेन इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी तो हमारा जो सेल है वो स्टॉप नहीं होगा, बल्कि चलता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। तो इस तरह से साल्ट ब्रिज को यूज़ करते हुए हमने अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। ठीक है, अब इसमें कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो हम बताए गए हैं, KCl यूज़ कर सकते हैं, हम KNO3 यूज़ कर सकते हैं, NaNO3 यूज़ कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड को भी यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इस साल्ट ब्रिज का क्या फ़ायदा हुआ, एक तो इसने इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी थी सॉल्यूशन की वो मेंटेन की। जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ़्लो भी चलता रहेगा। इलेक्ट्रॉन का फ़्लो चलता रहेगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती जाएगी, सेल स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास चीज़ है वो ये है कि इट आल्सो रिड्यूसेस द जंक्शन पोटेंशियल बैरियर। जंक्शन पोटेंशियल बैरियर क्या है, हमारे पास पोटेंशियल किसी जंक्शन के ऊपर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो कैसे होता है, वो कहता है कि सपोज़ कि हम कहते हैं कि हम इस जो हमने साल्ट ब्रिज यूज़ किया है ट्यूब के अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट फिल नहीं करते।
ठीक है, उसको खाली ट्यूब को हम एक कह देते हैं कि पैसेज सा बना देते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए। तो क्या होता है, जैसे ही यहाँ से पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ उसने इस ट्यूब के अंदर जाना शुरू कर दिया, इधर से नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ उसने इस ट्यूब के अंदर जाना शुरू कर दिया। जब ये दोनों मूव कर रहे हैं दोनों, तो ये इस जगह पे आके इधर से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा, इधर से नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। मिड में आगे एक जंक्शन के ऊपर पोटेंशियल डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अकोमोलेट होना शुरू हो गए। ठीक है, इसको हम कहते हैं जंक्शन पोटेंशियल। तो अगर हमारे पास जंक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाए तो तब भी हमारा काम नहीं करेगा सेल, उसकी ईएमएफ इफ़ेक्ट होगी, जो रिजल्टिंग ईएमएफ होती है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जंक्शन पोटेंशियल को हमने डिटेल से डिस्कस करना है अलग से। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दिया है, इसको अलग से मैं एक टॉपिक में डिस्कस करूँगी। बस इतना याद रखें कि जंक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। तो वो ये जो साल्ट ब्रिज है जिसके अंदर हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया, वो उसको जंक्शन पोटेंशियल को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, अब जंक्शन पोटेंशियल की वजह से हमारी रिजल्टेंट जो ईएमएफ होती है वो डिक्रीज़ होती है, इसलिए हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की फिलिंग करते हैं उस ट्यूब के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज़ कर रहे हैं इन्वर्टेड ट्यूब के अंदर, उसका क्या फ़ायदा है? वो इनर्ट क्या होती है, वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रिएक्ट नहीं करती सॉल्यूशन में किसी भी हार्ड सेल के अंदर। ठीक है, इसका हमें ये फ़ायदा होता है। लेकिन अगर हम कहें कि हम सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज़ कर लेते हैं, सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज़ कर लें जिंक की निस्बत, तो क्या होगा, जैसे ही क्लोराइड आयन सॉल्यूशन के अंदर आएंगे तो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड बनेगा। सिल्वर क्लोराइड कभी भी आपको सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, वहाँ पे प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब हमने जिंक यूज़ किया था, क्लोराइड अंदर आए थे, नो डाउट वहाँ पे जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा था, ZnCl2 बना रहा था, लेकिन ZnCl2 एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल है। ठीक है, अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना है साल्ट ब्रिज के अंदर तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो इनर्ट हो, और इनर्ट अगर फर्ज करो वो रिएक्ट कर भी जाता है तो वो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल रहे, उनको प्रेसिपिटेट ना बनाए। जैसे कि सिल्वर के केस में हो रहा है कि क्लोराइड आयन आते हैं तो सिल्वर क्लोराइड बनाएगा और वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो तब हमारे पास KCl को हम यूज़ नहीं कर सकेंगे, फिर हमें किसी और चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट नहीं बनने चाहिए, ऐसा हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना है। इसके अलावा हमारे पास जो मोबिलिटी होती है, मोबाइल करने की या मूव करने की जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की, मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट की जो हम फिल कर रहे हैं यूट्यूब के अंदर, उसको सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है, सपोज एक साइड पर पॉजिटिव आयन जल्दी से मूव कर रहे हैं, नेगेटिव आयन हल्के हल्के आहिस्ता 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 मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन नहीं होगी ना, एक साइड पे चार्ज अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो हम इसलिए कहते हैं कि उनकी जो मोबिलिटी है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की, वो सेम होनी चाहिए, ताकि जितनी तेज़ी से पॉजिटिव आयन मूव करता है उतनी तेज़ी से नेगेटिव आयन मूव करे। ठीक है, उसकी वजह से उनकी इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है वो मेनटेन रहे। ये छोटी सी मैंने एग्जांपल बताती है, हाईएस्ट मोबिलिटी H पॉजिटिव और H नेगेटिव आयन की होती है। ये भी मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी हम ज़रा जंक्शन पोटेंशियल के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे पास गैल्वेनिक सेल भी एंड हो गया। अब यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल का डिफरेंस दे दिया, आप इसको याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। गैल्वेनिक में हम केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करवाते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस होता है। अब हमारे पास डेल्टा G पॉजिटिव होती है और गैल्वेनिक की नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। एनोड के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसने कैथोड की तरफ जाना है, तो एनोड के ऊपर तो पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, इन इलेक्ट्रॉन को कैथोड की तरफ जाना मुश्किल है, इसीलिए तो हम एनर्जी यूज़ करते हैं बाहर से, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इसीलिए वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है, क्योंकि हमें बाहर से एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है।
जबकि गैल्वेनिक सेल के केस में एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहीं पे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होने हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, एनोड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, तो कोई मसला नहीं होगा इनको यहाँ से मूव करने में टुवर्ड कैथोड। हमें बाहर से किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए तो हम कहते हैं वो खुद ब खुद जो है कैथोड की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कर होगा, वहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। ठीक है, ये इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस था। आई होप कि आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के दरमियान में डिफरेंस अब काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा और कभी भी ये चीज़ें नहीं भूलेंगी। मेन अगर आप इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कर लो, कौन सा स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सा है, ये याद रख लो, और उस क्यों हुआ है उसकी रीज़न, तो आपको कभी भी इनके साइन भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल दोनों एंड हो चुके हैं। नेक्स्ट हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।